नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, सिरोही में अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई का मसला है। आबकारी अफसर इसे मान रहे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सिरोही में अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई प्रकरण ये है। आबकारी अफसर इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए 15 वाहनों में 6 ट्रक हैं, 9 लग्जरी कारें शामिल हैं। हरियाणा, गुजरात और राजस्थान नंबर की गाड़ियां, करीब 2000 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। प्रथम दृष्टया 1.5 से 2 करोड़ रुपए शराब की कीमत बताई जा रही है। एईओ राणा प्रताप सिंह और उनकी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्वीर भी वहां से लगातार सामने आ रही है। जो आबकारी अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सिरोही से बड़ी खबर आपके सामने है। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई और साथ ही आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 15 वाहनों में 6 ट्रक हैं, 9 लग्जरी कारें शामिल हैं। हरियाणा, गुजरात और राजस्थान नंबर की गाड़ियां शामिल। करीब 2000 पेटी अवैध शराब यहां से बरामद की गई है और खबर यह है कि 2 करोड़ रुपए शराब की कीमत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। एईओ राणा प्रताप सिंह और उनकी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब इसकी पड़ताल हो रही है, इसमें जो लोग शामिल होंगे या फिर इसको और कौन कौन लोग थे जो आगे बढ़ा रहे थे, इसको लेकर भी पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। हरियाणा और साथ ही खबर ये भी है कि गुजरात, राजस्थान नंबर की गाड़ियां यहां बरामद हुई हैं, मिली हैं और जिनसे करीब 2000 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। अब इस शराब को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी, कहां पर इसको पहुंचाना था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल आबकारी अधिकारी अभी कर रहे हैं और जल्द ही जानकारी और भी मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल ये अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई है, खुद आबकारी अफसर इसको मान रहा है। गहलोत अंकल ने शुरू की बच्चों के लिए तैयारी। मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर एक कदम आगे। दूसरे राज्य कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, लेकिन गहलोत ने शुरू कर दी भविष्य की तैयारी थी। संभावित तीसरी लहर के लिए शुरू हुई तैयारी। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। यह आशंका तमाम एक्सपर्ट भी जता चुके हैं। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को दिए मास्टर प्लानिंग के निर्देश। लॉकडाउन और अनलॉक के लिए पूरी प्लानिंग होगी। चिकित्सा विशेषज्ञों का एक रिसर्च ग्रुप भी बनेगा जो देश दुनिया में हो रहे शोध और अनुसंधान का अध्ययन करेगा। ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग बन रही है। कुल मिलाकर नौनिहालों को तकलीफ नहीं होने देना चाहते हैं गहलोत और इसीलिए कह दिया गया कि एक प्लान बनाया जाए जिसके तहत आगे बढ़ना होगा। गहलोत अंकल ने शुरू की बच्चों के लिए तैयारी। मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर से एक कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे राज्य कोरोना की दूसरी लहर से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन गहलोत ने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। संभावित तीसरी लहर के लिए शुरू की तैयारी और तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। बार बार ये कहा जा रहा है। पहली लहर में बुजुर्गों के लिए खतरा बताया गया, दूसरी लहर यूथ के लिए। अब खबर ये है कि तीसरी लहर जब आएगी तो बच्चे इससे ज्यादा संक्रमित होंगे या फिर तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। और सीएम गहलोत ने अधिकारियों को मास्टर प्लानिंग इसी के लिए निर्देश दे दिए हैं कि मास्टर प्लानिंग अधिकारी बनाएं। लॉकडाउन, अनलॉक के लिए पूरी प्लानिंग होगी। लॉकडाउन के लिए भी, अनलॉक के लिए भी पूरी प्लानिंग होगी। प्लान तैयार किया जाएगा। चिकित्सा एक्सपर्ट्स का एक रिसर्च ग्रुप भी बनेगा जो देश दुनिया में जो शोध हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे, अनुसंधान का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग भी बन रही है। किसी की कोई कमी ना हो। जब तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए पुख्ता तैयारी अभी से हो, ये कोशिश खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की है और इसीलिए ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी प्लानिंग बन रही है। कुल मिलाकर नौनिहालों को तकलीफ नहीं होने देना चाहते हैं गहलोत। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए एडवांस तैयारी चल रही है। कोविड की तीसरी वेव आने वाली है और इससे निपटने के लिए एडवांस तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए और उसके बाद चिकित्सा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में अप्रैल मई में ही ऑक्सीजन बेड्स 10,000 से बढ़ाकर किए 20,897। आईसीयू वेंटिलेटर्स 3,372 से बढ़ाकर 5,454 कर दिए हैं। सामान्य बेड्स की संख्या 7,798 से बढ़ाकर 14,240 तक कर दी गई है। और तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है और ऐसे में अभी से दिए गए
रेमडेसिविर के 80 mg की वाइल के ऑर्डर और एडल्ट के लिए भी मंगवाए जा रहे 400 mg के लिक्विड और पाउडर वाले वाइल। डीआरडीओ की 2DG दवा और रोश फार्मा की एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का भी प्रोक्योरमेंट, पैरासीटामोल, लिवोसिट्रिजिन, एजिथ्रोमाइसिन समेत अन्य जरूरी दवाइयां भी मंगवाई जा रही सिरप फॉर्म में भी। अब ये तैयारियां पहले से ही कर दी गई है। जब ये पहले ही कह दिया गया कि जब तीसरी लहर आएगी तो तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। खुद सीएम अशोक गहलोत की भी नजर है, उन्होंने ही ये एडवांस तैयारी करने के निर्देश दिए हैं चिकित्सा महकमे को, चिकित्सा विभाग को। उसके बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि राजस्थान में अप्रैल मई में ही ऑक्सीजन बेड्स 10,000 से बढ़ाकर 20,897 कर दिए गए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर 3,372 से बढ़ा करके 5,454 कर दिए गए हैं। सामान्य बेड्स की संख्या 7,798 से बढ़ाकर 14,240 तक कर दी गई है। तीसरी वेव में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है। बार बार ये कहा जा रहा है बच्चों के लिए तीसरी लहर जो है वो खतरनाक होने वाली है, इसलिए सरकार तो तैयारी कर रही है, लेकिन अपने स्तर पर भी जो घर में अधिकारी हैं उनको भी तैयारी करनी है। घर में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको भी तैयारी करनी है। ऐसे में अभी से दिए गए रेमडेसिविर के 80 mg की वाइल के ऑर्डर, ये भी ऑर्डर दे दिए गए हैं बच्चों के लिए, और एडल्ट के लिए भी 400 mg के लिक्विड और पाउडर वाले वाइल मंगवाए जा रहे हैं। डीआरडीओ की 2DG दवा और साथ में रोश फार्मा की एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का भी प्रोक्योरमेंट, पैरासीटामोल, लिवोसिट्रिजिन और एजिथ्रोमाइसिन समेत अन्य जरूरी दवाइयां भी मंगवाई जा रही हैं सिरप फॉर्म में। कोई भी कोताही ना रहे, कोई भी लापरवाही ना रहे, कोई कसर ना रहे, ये कोशिश खुद सीएम अशोक गहलोत की है। अब चिकित्सा महकमे ने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर मोदी सरकार को घेरा गहलोत ने। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसी को लेकर सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आमजन को मुश्किल में डाल रही है मोदी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार कम हो रही है, आम लोगों की स्रोत केंद्र को लेनी होगी। आमजन को मुश्किल में मोदी की सरकार डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार कम हो रही है, इसके बावजूद केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही पेट्रोल डीजल की कीमतें। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से पार हो गई है। एक तरफ आम आदमी की कोविड में आमदनी कम हो गई और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार महंगाई से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा रही है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम कर रही है। एक्साइज ड्यूटी से ही राज्यों को हिस्सा मिलता था, दूसरी तरफ स्पेशल ड्यूटी लगाकर अपनी जेब भर रही केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार 1/3 कमाई पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स से कर रही है, ये भी साफ तौर से कहा गया है गहलोत की तरफ से। आम आदमी मोदी सरकार द्वारा बुने गए इस जाल से अब तंग आ चुका है। अब जरूरत है कि मोदी सरकार को इस पर आगे बढ़कर कोई कदम उठाना होगा। मोदी सरकार को घेरा है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने। बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी बेहद परेशान है। आम आदमी की समस्या को उठाया सीएम गहलोत ने और घेरा है मोदी सरकार को। उन्होंने कहा कि आमजन को मुश्किल में आखिर मोदी की सरकार क्यों डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अभी कम है, लगातार कम हो रही है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कोई रियायत नहीं दे रही है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। एक तरफ आम आदमी की कोविड से वैसे ही हाल बेहाल है, आम आदमी बेहद परेशान है, आमदनी बेहद कम है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार महंगाई से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम कर रही है। एक्साइज ड्यूटी से ही राज्यों को हिस्सा मिलता था, ये भी सीएम कह रहे हैं। दूसरी तरफ स्पेशल ड्यूटी लगाकर अपनी जेब भर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स से हो रही है। आम आदमी मोदी सरकार द्वारा जो जाल बुना गया है उससे बेहद तंग आ चुका है, परेशान है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाए। एक तरफ कोविड जिससे लोग पहले से ही परेशान हैं, अब उम्मीद है कि केंद्र की सरकार कोई कदम उठाए, राहत मिले। पेट्रोल डीजल को लेकर वो भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए सीएम अशोक गहलोत ने ये कई आरोप भी लगाए हैं, घेरा भी है केंद्र की मोदी सरकार को। कमजोर पड़ गया कोरोना, 15 दिन में 1.5 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमजोर पड़ गया है कोरोना। 15 दिन का डेटा लगातार बताया भी जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 दिन में 1.5 लाख जो एक्टिव केस वो कम हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से कमी आई है। 14 मई को एक्टिव केस करीब 2,12,000 थे, अब एक्टिव केस घटकर लगभग 56,000 रह गए हैं। कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है। केवल 7 जिलों में ही अब भी पॉजिटिविटी दर 10% से भी ऊपर है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर में केस ज्यादा। प्रदेश भर में अब आईसीयू वेंटिलेटर बेड आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ये जो परेशानी बीच में उभर कर सामने आ रही थी आईसीयू की, वेंटिलेटर बेड्स की,
अब वो परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए भी जो डेटा, जो आकलन लगाया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि कमजोर पड़ रहा है प्रदेश में कोरोना। 15 दिन में 1.5 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से कमी देखी गई है, जिसके बाद से थोड़ी सी राहत सरकार भी ले रही है। 14 मई को एक्टिव केस करीब 2,12,000 थे। अब एक्टिव केस घटकर लगभग 56,000 रह गए हैं। कुछ जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से भी कम है। केवल 7 जिलों में ही अब भी पॉजिटिविटी जो दर है वो 10% से भी ऊपर है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर में केस ज्यादा हैं। यहाँ लगातार अधिकारियों से संपर्क भी कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। वहां से फीडबैक भी लिया जा रहा है, क्या कमी रह रही है या फिर कहां पर लापरवाही हो रही है, कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। प्रदेश भर में अब आईसीयू, वेंटिलेटर्स की जो तमाम परेशानी बीच में सामने आ रही थी, वो परेशानी नहीं आ रही है। अलग अलग जगहों पर आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध हैं। मरीजों को कोई परेशानी ना आए, ये कोशिश लगातार सरकार की भी है। तमाम कोशिशों के बावजूद अब राहत वाली खबर ये है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो कम हो रही है। ये राहत वाली बात सरकार के लिए भी है और राजस्थान वासियों के लिए। मोदी सरकार के 7 साल, 2014 के आम चुनाव में मिली थी प्रचंड जीत। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 के आम चुनाव में मिली थी प्रचंड जीत। विकास और अच्छे दिन जैसे नारों ने आम वोटर्स को काफी प्रभावित किया था। मोदी को माना जाता है एक मजबूत और लोकप्रिय नेता। मोदी की ऐसी छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते बिल्कुल भी नहीं हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो दुनिया भर में बढ़ा भारत का सम्मान। पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो लगातार चर्चा में रहे। जन धन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जन कल्याणकारी कदम उठाए गए मोदी सरकार के द्वारा। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया भर ने देखा। साथ ही सरकार ने यह भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में भी हम पीछे बिल्कुल नहीं हैं। आर्टिकल 370 की बात हो, उसको निष्प्रभावी किया। आतंकवाद पर नकेल कसी। मोदी सरकार आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के जो संबंध वो प्रगाढ़ हुए। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ संबंध पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दिए। पीएम मोदी ने 2016 में किया था नोटबंदी जैसा बड़ा और साहसिक फैसला। देश में काले धन को खत्म करना और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना इसका मकसद था। 2017 में जीएसटी लागू करना देश में कर सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर पूरा किया अपना सबसे पुराना वादा। थोड़ी देर पहले मन की बात की थी, उस पर भी प्रकाश डाला था प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल को लेकर। उन्होंने कहा था कि 7 साल में वो तमाम फैसले लिए गए हैं जो सालों साल इतने लंबे अरसे से अटके हुए थे। ब्रेक के बाद चले आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में 17 आईएएस, 12 आईपीएस और 4 आरएएस डॉक्टर, लेकिन इनमें से 2-3 को छोड़ अधिकांश अफसर सेवाओं से दूर हैं। 2-3 के अलावा कोई भी अफसर नहीं मेडिकल विभाग में और न ही कोरोना महामारी के दौरान विशेषज्ञ अधिकारी की तरह हुआ इस्तेमाल इनका। और खुद आईएएस मानते हैं कि अच्छी रणनीति बनाने में वो कारगर साबित हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते थे, ग्राउंड स्तर पर कर सकते थे और बेहतर काम सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों और सरकार के बीच कर सकते थे समन्वय। इनकी टीम बनाकर सरकारी अस्पतालों की कमियों पर वो प्रकाश डाल सकते थे, कमियों को दूर कर सकते थे। लेकिन अधिकांश अफसर लगे हुए हैं नॉन मेडिकल फील्ड में। रेलवे प्रशासन ने बढ़ाई 50% कर्मचारियों की ऑफिस आने की अवधि। रेलवे प्रशासन ने 50% कर्मचारियों के ऑफिस आने की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 31 मई के बाद भी 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे। 26 अप्रैल के पूर्व में जारी आदेशों के मुताबिक ऑफिस में केवल 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। अन्य 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि घर पर भी कर्मचारियों को रहना होगा उपलब्ध। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे वर्क फ्रॉम होम कर्मचारी। मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कामकाज के लिए उपलब्ध रहना होगा। वहीं कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उच्च अधिकारियों को रोज ऑफिस आना होगा। रेलवे कर्मचारियों को मिल सकेंगे 30 दिन के स्पेशल सीएल। 10 अलग अलग परिस्थितियों में कर्मचारी 30 दिन के स्पेशल सीएल ले सकेंगे। इससे कोरोना काल में रेल कर्मचारियों को मिलेगी राहत। अब अवकाश के चलते कर्मचारियों की वेतन कटौती की नहीं आएगी नौबत। उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 45,000 रेल कर्मचारी लाभान्वित इससे होंगे। सीपीओ के प्रस्ताव पर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने मंजूरी दे दी है। 30 दिन से अधिक छुट्टी लेने पर निजी छुट्टी या वेतन में से कटौती की जाएगी।
अगले लोकसभा चुनाव से पहले करीब 14 राज्यों के चुनाव होने हैं। अगले लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान भी शामिल है। अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही दलों की व्यूह रचना में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी के अलावा 4 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला देखा जाएगा। इन 5 सूबों के चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 2023 की शुरुआत में भी जारी रहेंगे चुनाव। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। फिर होगा सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। इन राज्यों का चुनाव एक तरह से आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। राजस्थान में तय समय से पहले आ सकता है मानसून। अरब सागर में सिस्टम बनने से 4-5 दिन पहले आएगा मानसून, ऐसी खबर है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है। नौतपा का इस साल असर भी देखने को मिल रहा कम, और साथ ही 2020 में 50 डिग्री तक था मई का पारा, लेकिन इस बार 47 डिग्री से नहीं बढ़ा आगे। पिछले 3 साल की तुलना में नौतपा का असर थोड़ा सा कम रहा है इस बार। महाराष्ट्र के एक और मंत्री विवादों में आ गए हैं। परिवहन मंत्री हैं अनिल परब। उन पर आरोप है करोड़ों की वसूली का। निलंबित व्हीकल इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने ये आरोप उन पर लगाए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में 250 से 300 करोड़ वसूलने का आरोप लगाया गया है। बॉर्डर चेकपोस्ट, BS4 वाहन पंजीकरण, निजी ऑपरेटर्स के मामले सुलझाने में वसूली का दावा है। नासिक के पंचवटी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। नासिक पुलिस आयुक्त ने मामले की शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का करीबी और पार्टी का चाणक्य माना जाता है परब को।